हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 4 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं कि हमको पढ़ना कितना है। तो स्टूडेंट, जो हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से यूनिट्स है, कौन कौन से थ्योरीज पढ़नी है और एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे विषय सूची से। तो स्टूडेंट, विषय सूची में अगर हम देखें तो इसमें हमारी जो टोटल यूनिट रहने वाली है, तो टोटल 4th यूनिट इसमें हमें कवर करनी है। तो टोटल 4th यूनिट कवर करनी है। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है? यूनिट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारा लोक प्रशासन है उसको हम इसमें समझेंगे। इस यूनिट में हम समझते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है और ये कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें हमारे 4 मेन टॉपिक्स है। सबसे पहले लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारा बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, इन सभी के बारे में हम इसमें समझेंगे। सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है आधुनिक लोक प्रशासन सैद्धांतिक विकास का अवलोकन। यानी कि स्टूडेंट, अब जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज्यादा डेवलप हो गया। तो स्कॉलर्स ने थ्योरीज बनाई कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, जैसे कि प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोऑर्डिनाइजेशन हो गई। तो इन्हें साइंटिफिक तरीके से समझाया गया। उसके बारे में ही हम बात करेंगे हमारे बी यानी कि आधुनिक लोक प्रशासन में। इसके बाद थर्ड हमारा कौन सा आता है? सी हमारा आता है लोक प्रशासन के सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत में। तो इस पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ऑथोरिटी हो गई या कोऑर्डिनेशन हो गया। तो स्टूडेंट, आप समझिएगा, जैसे हमारा कोई स्कूल हो गया, उसमें प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल तो टीचर्स को गाइड करता है और टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंपल फॉर्म है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से चलता है, किन किन सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे सी पार्ट में। इसके बाद डी पार्ट हमारा जो आता है वो आता है लोक प्रशासन का विकास। तो ये टॉपिक हमें बताता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो समय के साथ कैसे बदलता गया है। तो स्टूडेंट, जो पहले फोकस था वो था रूल्स और स्ट्रक्चर पर, लेकिन बाद में जो फोकस हुआ वो हुआ ह्यूमन बिहेवियर और गवर्नेंस के ऊपर। तो इन सभी के टॉपिक को हमें पढ़ना है, ए, बी, सी और डी। तो इतनी पढ़ेंगे तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी सिर्फ इतनी थी। इसके बाद सेकंड यूनिट जो हमारी स्टार्ट होती है वो रहने वाली है हमारी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो स्टूडेंट, जो हमारी ये सेकंड यूनिट रहने वाली है इसमें हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 1, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। यानी कि स्टूडेंट, ये जो हमारी थ्योरी है, जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, ये हमारा FW टेलर जी ने दिया था। तो इसके बारे में ही हम समझेंगे कि जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है आखिर वो है क्या। सेकंड हमारा जो आता है चैप्टर नंबर 2, वो है हमारे मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। तो ये जो हमारी थ्योरी थी स्टूडेंट, ये हमारे मैक्स वेबर जी ने दी थी। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स से ही चलती है। तो उस सभी के बारे में हम हमारे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है उसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे मानव संबंधी सिद्धांत, एल्टन मेयो। तो स्टूडेंट, जो हमारे एल्टन मेयो जी थे उन्होंने मानव संबंध सिद्धांत के माध्यम से बताया कि जो वर्कर है वे कोई मशीन नहीं है, उनके भी इमोशंस होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम हमारा चैप्टर नंबर
4। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारा क्या रहने वाला है? चैप्टर नंबर 4 में हमारा रहने वाला है तार्किक निर्णय निर्माण, यानी कि हर्बर्ट साइमन जी ने जो दिया था। तो ये जो थ्योरी है ये डिसीजन मेकिंग के बारे में है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में। देन हम हमारा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे पारिस्थितिक दृष्टिकोण फ्रेडरिक्स के बारे में। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वायरमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो स्टूडेंट इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में। तो ये 5 चैप्टर ये हमें सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं। तो ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सिर्फ इतना ही था हमारा सेकंड यूनिट में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है स्टूडेंट वो हमारी यूनिट नंबर 3 आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 में हमसे क्या बात करनी है? तो यूनिट नंबर 3 हमारी रहने वाली है समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो स्टूडेंट ये जो हमारी यूनिट है ये हमारे मॉडर्न गवर्नेंस के बारे में है। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में। तो स्टूडेंट जो हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो कहता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनी की तरह ही एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा न्यू पब्लिक सर्विस है वो हमारे फोकस करता है सिटीजन की सर्विस पर, यानी कि गवर्नमेंट का जो गोल है वो प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर है। तो स्टूडेंट इसमें हम ए पार्ट में यही पढ़ेंगे, फिर हम देन स्टार्ट करेंगे हमारा बी पार्ट जिसमें हमें बात करनी है शासन पर कई दृष्टिकोण के, जैसे कि हमारा सुशासन हो गया, सहयोगात्मक शासन हो गया, नेटवर्क शासन हो गया और डिजिटल शासन हो गया। तो स्टूडेंट आजकल जो गवर्नमेंट एप्स है वे सर्विस देती है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो हमारा शासन है उसके भी कई प्रकार के दृष्टिकोण है। तो उन्हीं सभी दृष्टिकोण के बारे में हमें पढ़ना है हमारे यूनिट 3 के बी पार्ट में। तो बी पार्ट कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट 3 है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट 3 कंप्लीट करने के बाद देन हम शुरू करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4 जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। तो फोर्थ यूनिट में स्टूडेंट हमें क्या बात करना है उसको देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में हमें बात करनी है लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जेंडर है उसके बारे में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा लिंग और शासन, यानी कि इनके बीच क्या संबंध है और किस तरीके से ये सामंजस्य बिठाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी के बारे में। तो इन दोनों टॉपिक को हम हमारे यूनिट 4 में पढ़ेंगे जो कि हमारी रहने वाली है लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य। तो स्टूडेंट यही थे हमारे फोर्थ यूनिट, जिसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं, हम एक एक करके हमारी यूनिट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर 1 रहने वाली है जिसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। तो स्टूडेंट स्वागत है आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इस यूनिट को हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करेंगे हम परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन की। तो परिचय में हम क्या समझेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि लोक प्रशासन क्या होता है। तो स्टूडेंट सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई नीतियों और योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को लोक प्रशासन कहते हैं। तो एक तरीके से अगर आप कहें कि सरकार की नीतियां और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। मतलब कि सरकार योजना बनाती है लेकिन उसे जमीन पर लागू करने का काम जो होता है वो हमारा प्रशासन करता है। तो स्टूडेंट ये सरकार के कार्यपालिका भाग से जुड़ा होता है। तो आप एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, मान लीजिएगा सरकार ने एक योजना शुरू करी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले तो गरीबों की सूची बनेगी, उसके बाद पैसे बटेंगे, उसके बाद घर का निर्माण होगा और फिर निरीक्षण होगा। तो ये सब कौन करेगा? ये करेगा हमारा प्रशासन, यानी कि सरकार और जनता के बीच जो कनेक्शन है वही हमारा लोक प्रशासन है। तो यह केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जन कल्याण, विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा विषय है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा विषय है ये एक अंतर विषय है, यानी कि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हमारे राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास का योगदान भी है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जो हमारी सरकार है, सरकार को आप अमेजोन मानिएगा। जो अमेजोन जो कि आपका डिलीवरी ऐप है आप सभी जानते हैं। तो अगर सरकार अमेजोन है तो जो प्रशासन है वो उसका डिलीवरी बॉय है। तो अगर अमेजोन बोलेगा ऑर्डर डिलीवरी करो, लेकिन अगर जो डिलीवरी बॉय है वो ना जाए तो कस्टमर बोलेगा ऑर्डर कैंसिल करो। तो ठीक वैसे ही अगर प्रशासन काम ना करे तो जो सरकारी योजनाएं हैं वे भी कैंसिल जैसी ही हो जाती है। यानी कि सरकार तो अपनी तरफ से लागू कर देगी, लेकिन अगर जो हमारा प्रशासन होगा वो उसको जनता तक नहीं पहुंचाएगा तो जनता के लिए वे कैंसिल ही मानी जाती है।
तो स्टूडेंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महत्वपूर्ण ये इसलिए ही है क्योंकि सरकार के निर्णय तभी सफल होते हैं जब प्रशासन उन्हें सही तरीके से लागू करता है। इसी के साथ साथ जो प्रशासन है यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्य और जनता, यानी कि आप मान लीजिएगा ये राज्य है और ये जनता है, तो इन दोनों के बीच में जो एक पुल है यानी कि जो एक सेतु है उसका काम कौन करता है? वो काम करता है हमारा प्रशासन। तो यही था हमारा प्रशासन, जो कि मैंने आपको इसकी परिभाषा भी बता दी, ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये किस तरीके से कार्य करता है वो भी मैंने आपको परिचय में समझा दिया। तो यही था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो हमारा रहने वाला है इतिहास को लेकर। तो स्टूडेंट अब सवाल आता है कि लोक प्रशासन कब शुरू हुआ? क्या ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? जी नहीं, ये कोई भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा तभी से ही है जब से राज्य बना, तभी से हमारा प्रशासन भी बना। तो जो लोक प्रशासन का विकास है वो राज्य की उत्पत्ति के साथ हुआ। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, प्रशासन की जो संरचना है वो भी जटिल होती चली गई। तो स्टूडेंट जब से राज्य बना तब से ही प्रशासन भी बना, क्योंकि राज्य बिना प्रशासन के चल ही नहीं सकता। तो जैसे स्कूल बिना टीचर्स के नहीं चल सकता, वैसे ही जो एक राज्य है वो बिना प्रशासन के नहीं चल सकता। तो इतिहास हमने समझ लिया, तो चलिए कुछ प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणालियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणालियों में जो बात करेंगे वो हमारी रहने है प्राचीन चीन की। तो प्राचीन चीन की अगर बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। तो स्टूडेंट जो चीन में प्रशासन था वो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित था। तो वहां पर अधिकारी बनने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे वे देने पड़ते थे। मतलब कि आप समझिए जैसे कि आज के यूपीएससी का एंसेंट वर्जन हो। तो योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली वहां पर होती थी। प्रशासनिक पदानुक्रम स्पष्ट था। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा और योग्य होता था उसी को सरकारी पद मिलता था। तो इससे दो फायदे हुए, सबसे पहले तो योग्य अधिकारी बने, दूसरा जो प्रशासन था वो मजबूत होने लगा। तो ये तो हमारे प्राचीन चीन की प्रणाली हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें प्राचीन मिस्र की प्रणाली के बारे में, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है केंद्रीकृत प्रशासन। तो मिस्र में जो प्रशासन था स्टूडेंट वो पूरी तरीके से राजा के नियंत्रण में था। तो राजा जो था उसको फराओ कहा जाता था। आप समझिएगा जो फराओ होता था उसको राजा कहा जाता था, यानी कि फराओ सर्वोच्च शासक होता था। तो फराओ को लोग भगवान का रूप मानते थे। और यहाँ के प्रशासन के जो मुख्य काम थे वे थे कर वसूली यानी कि टैक्स वसूलना, बड़े निर्माण जैसे कि पिरामिड का निर्माण कराना, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब कि राजा बोलेगा और पूरा प्रशासन काम करेगा। तो इसी प्रकार की थी हमारी कुछ प्राचीन मिस्र की संस्कृति। उसके बाद आया हमारा थर्ड रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें, रोमन साम्राज्य में हम सबसे पहले बात करेंगे कानून आधारित प्रशासन को लेकर। तो जो हमारा रोम का प्रशासन था वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। तो उन्होंने अलग अलग विभाग बनाए जैसे कि सेना विभाग, कर विभाग, न्याय विभाग और वित्त विभाग। तो स्टूडेंट आज की जो मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम है वो इसका बेस काफी हद तक हमारे यहीं से लिया गया है। तो प्रशासनिक पदानुक्रम और अनुशासन इसमें देखा गया। तो यही थी हमारे रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने महान देश भारत पर। तो भारत का क्या सीन था उस समय, भारत का सीन भी देख लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले हम बात करेंगे गणराज्य और राजतंत्र दोनों व्यवस्थाएं। यानी कि स्टूडेंट भारत में भी प्राचीन समय से जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मौजूद थी। तो इसका जो सबसे बड़ा हमें उदाहरण मिलता है वो मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें बताया गया है कि जो राजा है वो कैसे शासन करेगा, अधिकारी कैसे काम करेंगे, टैक्स किस तरीके से लिया जाएगा और भ्रष्टाचार कैसे रोका जाएगा। मतलब कि आज से हजारों साल पहले भी जो भारत है उसमें प्रशासनिक सोच मौजूद थी। तो प्रशासनिक संगठन विकसित हुआ। इसमें मंत्री परिषद और विभागीय व्यवस्था को भी हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो यही थी हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक प्रशासन था, जो हमारा स्टार्टिंग में प्रशासन था, चाहे हमारा चीन का हो, चाहे मिस्र का हो, चाहे रोम का हो, चाहे भारत का हो, ये सभी राजा केंद्रित था। और जो इनका मुख्य लक्ष्य होता था वो था कानून व्यवस्था और कर संग्रह, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, और जो हमारा समाज है उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो यही थी स्टूडेंट हमारे प्रारंभिक प्रणालियां जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कुछ आता है निरपेक्ष परंपराओं को लेकर। तो निरपेक्ष परंपराएं की भी हम बात कर लेते हैं। तो प्राचीन समय में स्टूडेंट जो प्रशासन था वो हमारा पूरी तरीके से राजा के नियंत्रण में था। यानी कि जो सारी शक्ति थी वो राजा के पास ही होती थी। यहाँ पर जो किंग था, जो राजा था, वो ही सर्वोच्च होता था। तो इसमें अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य का जो योगदान है वो अर्थशास्त्र के रूप में है। तो यहाँ पर जो राजा था वही कानून बनाता था, वही न्याय करता था, वही टैक्स लेता था और वही सेना चलाता था। तो यहाँ पर हमारे जो कौटिल्य जी है, तो यहाँ पर जो हमारे कौटिल्य जी है वे कहते हैं कि राजा का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है प्रजा का कल्याण। यानी कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा भी होना चाहिए।
तो मुख्य बिंदु उनके यही थे कि जो राजा था वो प्रशासन का केंद्र था, राजा का जो उद्देश्य था वो स्थिरता और सुरक्षा था। साथ ही इसमें जो हमारी जासूसी व्यवस्था है उसका महत्व भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट, जासूसी व्यवस्था को आप समझिएगा, जासूसी व्यवस्था किस लिए होती थी? जासूसी व्यवस्था एक राज्य के भले के लिए होती थी। तो जो राजा होता था वो कुछ ऐसे गुप्तचर रखता था जिससे कि जो समाज में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहे और जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है उसके बारे में राजा को जानकारी दे। इसी के साथ जो कर प्रणाली थी वो व्यवस्थित होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया। साथ ही जो राजा है और जो राज्य है उसको जनता के कल्याण का ध्यान भी रखना चाहिए। तो यही थे हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ मुख्य बिंदु। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में स्टूडेंट सबसे पहले आता है केंद्रीकृत राजतंत्र, यानी कि इसमें जो राजा होता था उसी के पास ही सारी शक्ति होती थी, वही सारे कार्य करता था, जिससे कि प्रशासन, नियंत्रण और पदानुक्रम भी बना रहा। इसमें जो प्रशासन था इसमें सांख्यिकी और लेखांकन का प्रयोग भी हुआ, यानी कि जिस तरीके से आप समझते हैं सांख्यिकी और लेखांकन, आप इस टाइप से समझिएगा कि जो राजा है उसने कितना कर वसूला और उसको कितनी जगह पर इन्वेस्ट किया। तो ये जो परंपरा थी ये राजा प्रधान प्रशासन को भी दर्शाती है। तो यही थी हमारी कुछ इसकी विशेषता। इसके बाद अगर हम बात करें तो यही था हमारा निरपेक्ष परंपराएं का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आधुनिक लोक प्रशासन सैद्धांतिक यात्रा को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट आधुनिक लोक प्रशासन यानी कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो आधुनिक लोक प्रशासन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मानी जाती है 1887 ईस्वी में। तो 1887 ईस्वी में इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई और किसने इसकी शुरुआत करी? तो स्टूडेंट, जब 1887 में एक विद्वान ने एक आर्टिकल लिखा, तो वे जो विद्वान थे वे कौन थे? वे थे हमारे वुड्रो विल्सन। जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं ये हमारे वुड्रो विल्सन जी है। तो इन्होंने कहा कि जो राजनीति और प्रशासन है ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक ही होने चाहिए। तो उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग करने का विचार दिया। सॉरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राजनीति और जो प्रशासन है वे दोनों अलग होने चाहिए, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, इनमें जो कंपैरिजन है वो होना चाहिए। तो उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग करने का विचार दिया। तो यहीं से, इसी विचार से हमारा जन्म होता है आधुनिक लोक प्रशासन का। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे कई प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं, तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दृष्टिकोण रहने वाला है वो हमारा रहता है विल्सोनियन दृष्टिकोण। तो विल्सोनियन दृष्टिकोण क्या कहता है आप उसको समझिएगा सबसे पहले। तो इसमें राजनीति और प्रशासन अलग है। तो स्टूडेंट, जो हमारे वुड्रो विल्सन है उनके अनुसार जो राजनीति और प्रशासन है उनके काम अलग अलग है। तो राजनीति क्या करेगी? राजनीति जो है वो तो नीति बनाएगी और जो प्रशासन है वो नीति को लागू करेगा। तो प्रशासन को वैज्ञानिक तरीके से चलाना चाहिए, ये हमारा विल्सोनियन दृष्टिकोण कहता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। सरकार कहती है हर गांव में अस्पताल बनेगा, लेकिन अस्पताल बनाने का जो काम है वो कौन करेगा? तो ये काम करेंगे हमारे इंजीनियर, हमारे अधिकारी और विभाग, यानी कि ये सब क्या हो गए? ये हो गए हमारे प्रशासन। यानी कि सरकार ने आदेश दिया, सरकार ने नीति बनाई और जो हमारा प्रशासन है वो उसको लागू करेगा, यानी कि वो उसको बनाएगा। तो आप एक तरीके से समझिएगा, जो राजनीतिज्ञ है वो बोलता है कि हम चांद पर भी सड़क बना देंगे, तो अब अधिकारी जो है वो सोचता है कि भाई पहले धरती की सड़क तो ठीक करा लो। तो इसी तरीके से जो हमारा विल्सोनियन दृष्टिकोण है ये भी कहता है कि जो राजनीति है वो नीति बनाएगी और जो प्रशासन है वो नीति को लागू करेगा। तो यही थे हमारे कुछ मुख्य विचार विल्सोनियन दृष्टिकोण के। इसका महत्व क्या है? महत्व समझ लेते हैं। तो महत्व यही है कि जो प्रशासन है उसको पेशेवर और निष्पक्ष बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। साथ साथ जो भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उनको कम करने के लिए भी इसमें जो प्रशासन और जो राजनीति है इनमें सेपरेशन दिया गया है। तो यही था इसका महत्व। इसकी कुछ आलोचना भी की गई है। आलोचना में अगर हम बात करें तो व्यवहार में जो राजनीति और प्रशासन है वे पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे राजनीति और प्रशासन है वे एक्चुअली अलग नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इनको सेपरेट रख सकते हैं। तो यही था हमारा विल्सोनियन दृष्टिकोण। इसके बाद सेकंड दृष्टिकोण जो हमारा आता है वो हमारा आता है शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिएगा शास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक कौन कौन थे। तो इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक थे, सबसे पहले नाम आता है हमारे मैक्स वेबर जी का, उसके बाद हेनरी फायोल, थर्ड हमारा फ्रेडरिक टेलर। तो स्टूडेंट, इनका जो फोकस था वो था नियम, अनुशासन, एफिशिएंसी और हायरार्की के ऊपर। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे किसी ऑफिस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सीईओ होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है और फिर एम्प्लॉय होता है। तो ठीक वैसे ही प्रशासन में भी हायरार्की होती है, लेकिन इस थ्योरी की प्रॉब्लम थी कि यह इंसान को मशीन की तरह मानता था। तो स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट इनके मुख्य सिद्धांत है पदानुक्रम, कार्य विभाजन, नियम आधारित प्रशासन, दक्षता और नियंत्रण और अनुशासन। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा डीप से पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारे लोक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत के समय पे। तो ये हमारे आगे आएगा, तो इन सभी को मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इनकी विशेषता क्या थी? विशेषता थी कि प्रशासन जो था वो मशीन की तरह देखा जाता था। इसमें जो मानवीय भावनाएं थी यानी कि जो ह्यूमन फीलिंग्स थी उनको अनदेखा कर दिया गया। तो ये इनकी विशेषता थी। तो यही था हमारा शास्त्रीय दृष्टिकोण। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मानवीय संबंध दृष्टिकोण। तो अब आए हमारे एल्टन मायो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे एल्टन मायो जी है। इन्होंने कहा कि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वे कोई मशीन नहीं है। तो प्रमुख विचारक थे हमारे एल्टन मायो। मुख्य विचार थे इनके कि जो कर्मचारी है वो केवल मशीन नहीं है, कार्यस्थल का जो वातावरण होता है यानी कि जो वहां का इन्वायरमेंट होता है वो भी उत्पादन को प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ उन्होंने अनौपचारिक समूह का महत्व बताया, प्रेरणा और संतुष्टि उन्होंने जरूरी बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो वे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर बॉस रोज बोले काम करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा, तो एम्प्लॉय बोलेगा बस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बॉस बोले आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, तो एम्प्लॉय बोलेगा आज एक्स्ट्रा काम भी कर देते हैं। तो इसमें एक आलोचना की बात थी। इसमें आलोचना ये थी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कर्मचारी थे उनको प्रभावित करने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा मानवीय संबंध दृष्टिकोण। इसके बाद नेक्स्ट दृष्टिकोण जो हमारा आता है वो हमारा आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, इस थ्योरी को जो दिया गया था वो हमारे हर्बर्ट साइमन जी ने दिया था। तो यही थे इसके प्रमुख विचारक। तो उनके मुख्य विचार क्या थे? तो उन्होंने कहा कि प्रशासन का जो मुख्य काम है वो है निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट जो हमारा प्रशासन है उसका मुख्य केंद्र है निर्णय निर्माण, सीमित तर्क संगतता। यानी कि स्टूडेंट इंसान कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जो जानकारी है वो सीमित होती है और समय भी सीमित होता है। तो प्रशासन पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं हो सकता, अनुभव और व्यवहार पर इसमें जोर दिया गया है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हमारा बाउंडेड रेशनैलिटी यानी कि सीमित तर्क संगतता का। तो यही है हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है विकासात्मक दृष्टिकोण। तो विकासात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी थी ये थी हमारी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी ने दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी है, इन्होंने ही विकासात्मक दृष्टिकोण की भावना को जन्म दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हर देश का जो प्रशासन है वो अलग होता है क्योंकि हर देश की जो संस्कृति है, जो समाज है, जो आर्थिक स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है। तो विकासशील देशों का प्रशासन अलग होता है और विकसित देशों का प्रशासन अलग होता है। इसी तरीके से सामाजिक संरचना प्रशासन को भी प्रभावित करती है और तुलनात्मक अध्ययन का इसमें महत्व दिया गया है। तो इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका प्रशासन भी अलग होगा और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है उनका प्रशासन भी अलग होगा। इसी के साथ साथ इसमें प्रिज्मेटिक समाज की अवधारणा भी दी गई है। तो प्रिज्मेटिक समाज को भी हम आगे के टॉपिक्स में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो यही था हमारा विकासात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद सिक्स्थ हमारा आता है सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण के अनुसार। तो प्रशासन केवल कार्यान्वयन नहीं करता। तो इस थ्योरी के अनुसार जो प्रशासन है वो सिर्फ पॉलिसी लागू नहीं करता बल्कि पॉलिसी बनाने में भी योगदान देता है। तो नीति निर्माण में भी वो भाग लेता है, सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देता है, साथ ही नीति विश्लेषण और अनुसंधान का इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। तो अगर किसानों की समस्या है तो जो अधिकारी है वो सरकार को सुझाव देते हैं उस समस्या को हल करने का। तो यही है हमारा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। इसके बाद सेवंथ हमारा आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में। तो इसमें जो प्रशासन और जो अर्थव्यवस्था है वे दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, सरकार योजना बनाती है लेकिन पैसे का सही उपयोग कौन सुनिश्चित करता है? तो जो पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करता है वो करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारा प्रशासन। तो इसीलिए जो आर्थिक विकास है उसमें भी हमारा जो प्रशासन है उसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो संसाधनों का वितरण राजनीतिक प्रक्रिया से प्रभावित होता है, राज्य आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है और प्रशासन आर्थिक नीतियों को लागू करता है। तो यही थे हमारे राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोक प्रशासन के सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में।
तो स्टूडेंट, अब तक हमने समझा कि लोक प्रशासन क्या है और कैसे विकसित हुआ, लेकिन अब सवाल आता है कि प्रशासन चलता कैसे है। क्या अधिकारी जैसा मन करे वैसा काम करते हैं? जी नहीं। तो जो हमारा लोक प्रशासन है वो कुछ सिद्धांतों यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स पर चलता है। तो ये जो सिद्धांत है ये प्रशासन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं। तो जैसे किसी स्कूल में नियम होते हैं वैसे ही प्रशासन में भी नियम और सिद्धांत दोनों ही होते हैं। अब एक एक करके हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा पदानुक्रम। तो पदानुक्रम क्या है? तो पदानुक्रम का मतलब है ऊपर से नीचे तक पदों की व्यवस्था। तो स्टूडेंट, इसमें जो प्रशासन होता है उसमें हर अधिकारी के ऊपर भी कोई अधिकारी होता है। तो आप जैसे कि समझिएगा, एक जिले के स्ट्रक्चर से समझिएगा आप। सबसे ऊपर कौन होता है स्टूडेंट? सबसे ऊपर होता है डीएम। डीएम के नीचे कौन होता है? एसडीएम। और एसडीएम के नीचे कौन होता है? तहसीलदार। और तहसीलदार के नीचे होता है क्लर्क। यानी कि सबका अपना अपना पद और जिम्मेदारी होती है। तो अगर ऑफिस में हायरची ना हो तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, सब लोग एक दूसरे को आदेश देने लगेंगे। क्लर्क बोलेगा आज से मैं डीएम हूं। तो इसीलिए जो प्रशासन है उसमें जो पदानुक्रम है वो जरूरी होता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट सिद्धांत होगा पदानुक्रम, यानी कि जो हमारा प्रशासन होता है उसमें ऊपर से नीचे तक पदों की व्यवस्था होती है। सेकंड आता है हमारा कार्य विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है हर व्यक्ति को अलग अलग काम देना। तो इससे जो काम है स्टूडेंट वो जल्दी भी और अच्छे तरीके से भी हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल के तरीके से समझिएगा, अगर एक सरकारी योजना लागू करनी है तो कोई फाइल बनाएगा, कोई पैसे जारी करेगा, कोई निरीक्षण करेगा। तो अगर एक ही व्यक्ति को सब काम कर दिया जाएगा तो जो काम है वो बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, अगर शादी में एक ही आदमी खाना बनाए, एक ही आदमी सजावट करे और एक ही आदमी मेहमानों को और डीजे को चलाए तो शादी कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगेगा। इसलिए जो काम बांटना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए कार्य विभाजन का महत्व बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड हमारा आता है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब है सभी विभागों का मिलकर काम करना। तो आप समझिएगा, अगर सरकार नई सड़क बनाना चाहती है तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो सड़क बनाएगा, बिजली विभाग तार हटाएगा और नगर निगम सफाई करेगा। तो अगर ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो काम है वो रुक जाएगा। इसलिए जो समन्वय है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है उत्तरदायित्व। इसका मतलब है अधिकारी अपने काम के लिए जवाबदेही हो। तो अगर कोई गलती होती है तो उसको जवाब देना पड़ता है, वो उत्तरदायित्व होता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो आप समझिएगा, अगर किसी अधिकारी ने सरकारी पैसा गलत खर्च किया तो उससे पूछताछ होगी। यानी कि प्रशासन में हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है। फिफ्थ आता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। इसका मतलब है काम की निगरानी करना, ताकि हम ये देख सके कि जो हमारा काम है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर सरकार ने स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया है तो अधिकारी जांच करेंगे कि स्कूल सही बना या नहीं, पैसा सही जगह पर लगा या नहीं लगा। तो यही था हमारा नियंत्रण। सिक्स्थ आता है दक्षता यानी कि एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कम समय और कम संसाधनों में बेहतर काम करना। तो आप एक एग्जांपल से समझिएगा, अगर एक काम 10 दिन में हो सकता है लेकिन अधिकारी उसे 6 महीने तक खींचते रहे तो ये एक अदक्ष प्रशासन होगा। तो आप समझिएगा, अगर कोई भी सरकारी काम है वो इतना धीमा हो कि फाइल बोले कि भाई अब मैं भी रिटायर होने वाली हूं, तो समझ जाओ एफिशिएंसी की कमी है, यानी कि दक्षता की कमी है। जो हमारे सरकारी काम होते हैं उनमें पहले बहुत देखी जाती थी, लेकिन जब से डिजिटल युग आया जब से ये बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। सेवंथ आता पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब होता है सरकारी काम खुला और साफ होना चाहिए, ताकि जो जनता है उसको पता रहे कि क्या हो रहा है। तो आजकल कहीं सरकारी वेबसाइट पर बजट, योजनाएं, खर्च सब हमें पब्लिकली दिखता है। तो ये हमारे एक ट्रांसपेरेंसी का ही उदाहरण है। तो जैसे आप समझिएगा, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, मॉनिटर सबका अलग अलग काम होता है। अगर सब एक ही काम करेंगे तो स्कूल में चाउस भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा लोक प्रशासन के सिद्धांत है वे इसीलिए जरूरी हो जाते हैं। तो यही थे हमारे लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रचलित व्याख्याएं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रचलित व्याख्याएं के बारे में। तो स्टूडेंट, लोक प्रशासन को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से समझाया है। तो इसको समझने के विभिन्न तरीके हैं। तो किसी के अनुसार ये सरकार का काम है, यानी कि किसी के अनुसार तो ये सरकार की कार्यपालिका है, किसी के अनुसार यह नीति लागू करने की प्रक्रिया है यानी कि नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया, और किसी के अनुसार यह प्रबंधन का विज्ञान है, और किसी के अनुसार जन कल्याण का साधन। यानी कि सबने अपने अपने तरीके से जो लोक प्रशासन है उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्याएं दी है। तो यही थी हमारी प्रचलित व्याख्याएं। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण को लेकर। तो स्टूडेंट, नए प्रशासनिक सिद्धांत कैसे बनते हैं? तो इसके पीछे हमारे 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होगा हमारा सामाजिक परिवर्तन, सेकंड काम होगा आर्थिक परिवर्तन, थर्ड राजनीतिक परिवर्तन, और फोर्थ तकनीकी विकास। तो सबसे पहले ऐतिहासिक अनुभव से सिद्धांत बनते हैं, और जो सामाजिक परिवर्तन है उससे भी नई अवधारणाएं आती है,
आर्थिक संकट नए मॉडल भी विकसित करते हैं, और जो राजनीति और समाज है उसके परिवर्तन से भी प्रशासन बदलता है। तो आप एक एग्जांपल से समझिएगा, पहले सब काम ऑफलाइन होते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सर्विसेज, ई गवर्नेंस ये सब आ गए हैं। मतलब कि जो प्रशासन है वो समय के साथ बदलता रहता है। तो इतने सारे प्रशासनिक सिद्धांत बने कैसे? क्या ये एक दिन में बन गए? तो इसका मतलब है जी नहीं, ये सिद्धांत समय के साथ साथ विकसित हुए। तो स्टूडेंट, जो लोक प्रशासन का सिद्धांत निर्माण है उसका मतलब है कि प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए नए नए विचारों और सिद्धांत को विकसित करना। तो जब जब समाज बदलता है तो जो प्रशासन के तरीके हैं वे भी बदलने लगते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा लोक प्रशासन के सिद्धांत के निर्माण के कारण है वे हमारे 4 कारण है। सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की, तो समाज बदलता है तो प्रशासन भी बदलता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, पहले महिलाओं को कम अवसर मिलते थे, लेकिन अब जो सरकार है उसने कई योजनाएं शुरू करी, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी तरीके से महिला आरक्षण। तो इससे जो प्रशासन की सोच है वो भी बदली। सेकंड, अगर हम बात करें आर्थिक परिवर्तन के बारे में, तो जब देश की अर्थव्यवस्था बदलती है तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी बदलने लगती है। तो जब भारत में लिबरलाइजेशन यानी कि जो कि हमारा 1991 का समय था, तो उस समय हमारे कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार भी हुए थे। थर्ड हमारा आता है राजनीतिक परिवर्तन। तो सरकार बदलने से भी जो प्रशासनिक नीतियां है वे बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, नई सरकार आने पर नई योजनाएं, नए नियम और नई नीतियां बनाई जाती है। तो यही थे हमारे राजनीतिक परिवर्तन। एक आता है हमारा तकनीकी विकास। तो तकनीकी विकास को भी आप समझिएगा, तो तकनीक आने से प्रशासन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो पहले जो सरकारी काम था उसके लिए लंबी लाइन, फाइलें, कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस ये सब आ गए हैं। तो पहले सरकारी ऑफिस में फाइल इतनी घूमती थी कि फाइल भी सोचती होगी कि मैं घूमने आई हूं या काम कराने। लेकिन जब से डिजिटल सिस्टम है, आज जब से जो काम है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है। तो यही थे हमारे लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण के कुछ कारण, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का, पूरे यूनिट का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन प्राचीन काल से विकसित हुआ, यानी कि जो पहले प्रशासन था वो था राजा के लिए, लेकिन आज जो प्रशासन है वो है जनता के लिए। तो इसमें अब जो प्रशासन है इसमें विकास, नीति और समाज, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए जो लोक प्रशासन है वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो कि समय के साथ बदलता रहता है। तो यह एक गतिशील और विकसित होता हुआ अनुशासन है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे इकाई सेकंड यानी कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।